अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उर्दू स्टोरी बुक में खुश आमदीद। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। मेरी बच्ची को ये घर कैसा लगा? उनको इस घर में आए दूसरा महीना होने वाला था जब अचानक आरिफ को पूछने का ख्याल आया। उसकी छोटी सी बच्ची शुरू से ही बड़े घर में रहने की ख्वाहिश करती थी और आखिर अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। बाबा, घर तो काफ़ी खूबसूरत और हवादार है और मुझे बहुत पसंद भी है। आमना कुर्सी घसीटते हुए उस पर बैठकर अपने घर की एक सताइशी नज़र डालते हुए बोली। इस छोटे से घर से तो उसकी जान छूटी जो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता था। चलो बाबा की जान, इस घर से तो खुश है ना, वरना छोटे घर में तो रोज़ मेरी शहजादी का मूड ख़राब होता था। आरिफ ने मुस्कुराते हुए अपनी लाडली पर एक नज़र डालते हुए कहा, जी बाबा, बहुत खुश हूँ। पर बाबा, वो कुछ कहते कहते चौंकी। क्या हुआ बाबा की जान, आप खामोश क्यों हो गई हैं? आरिफ ने अखबार हाथों में लेते हुए पूछा। बाबा, ये घर है तो बहुत ही अच्छा, पर इस घर में एक खामी भी है जो इसकी खूबसूरती को मान कर देती है। आरिफ ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। कौन सी खामी है मेरी जान? बाबा, इस घर के सामने जो एक कब्रिस्तान है, मुझे इससे बहुत डर लगता है। जब मैं बाहर जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे वहाँ से मुझे कोई घूर रहा हो। उसकी आंखों के सामने दो आंखें आ गई थी। उसने ऐसी लम्हे एक झुरझुरी ली थी। चल पगली, ऐसा कुछ नहीं होता, हॉरर मूवीज़ कम देखा करो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आरिफ ने अपनी बेटी की बात सुनकर लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए जवाब दिया। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? शबनम कमरे में दाखिल होते हुए बोली। घर के बारे में अपनी बेटी से पूछ रहा था कि मेरी बच्ची को पसंद आया भी है या नहीं। आरिफ ने अपनी बीवी को मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हुए जवाब दिया। शबनम ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को देखा जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। क्या बात है आमना बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो? शबनम ने आमना पर एक नज़र डालते हुए पूछा। आरिफ ने भी अखबार को रोल करके एक साइड पर रखते हुए उसके तरफ ध्यान दिया जो कमरे से बाहर का मंजर देखकर खौफजदा हो रही थी। उसके माथे पर हल्का हल्का पसीना चमक रहा था। वो उठकर अपनी मम्मा के पास आई। मम्मा, इस घर से मुझे बहुत डर लगता है। वो माँ के घुटनों को पकड़कर उसके बिल्कुल करीब बैठी थी। मेरी जान, डर कैसा, हम हैं ना तुम्हारे पास। शबनम ने उसे अपने करीब किया। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे घूर रहा हो, मुझे अपने पास बुला रहा हो। कौन? शबनम ने उलझते हुए पूछा। कोई है मेरे आसपास, उसने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। मम्मा, वो मुझे मार देगा, देखो वो मेरे पास आ रहा है। मम्मा, मुझे बचाओ प्लीज़, मम्मा मेरी हेल्प करें। वो डर कर बोलते हुए माँ से चिमट गई थी। आमना, ये क्या बचपना है? आरिफ को भी थोड़ा खौफ हुआ। हुआ क्या है तुम्हारे साथ, तुम कुछ बताती क्यों नहीं हो? शबनम ने उसे गले से लगाते हुए पूछा। मम्मा, वो मुझे मार डालना चाहता है, वो रोज़ मुझे बुलाता है। आमना की बच्ची, इंसान बनो। शबनम ने उसके कान खींचते हुए सर्जिश की क्योंकि शबनम उसकी आंखों में छुपी शरारत देख चुकी थी। तभी वो खिलखिलाते हुए अपनी माँ के गले लग गई। आरिफ ने भी मुस्कुराते हुए अपनी रुकी सांस बहाल की थी। मम्मा, आपको क्या लगा कि ये सच है? मम्मा, ऐसे कुछ भी नहीं होता, ये तो बस अपने दिमाग की बत्ती है, कब जल जाए कब बुझ जाए। ये जिन्नात कुछ भी नहीं होते। बुरी बात है बेटी, ऐसा नहीं कहते। उनके वजूद से कोई इनकार नहीं कर सकता। इंसानों के बाद बड़ी कौम इन्हीं जिन्नात की है और आप बोल रही हैं ये जिन्नात कुछ भी नहीं होते। जैसे इंसान अच्छे और बुरे होते हैं वैसे ही ये जिन्नात भी होते हैं। अच्छे तो हमें कुछ नहीं कहते, पर जो बुरे होते हैं वो हमें अज़ा देने की पूरी कोशिश करते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं और अल्लाह पाक ने इनका ज़िक्र किया है। तो क्या वो भी गलत है? शबनम ने आरिफ को देखते हुए कहा। मम्मा, होते तो हैं, इस बात से इनकार नहीं है मुझे, पर वो इंसानों को कहते कुछ भी नहीं है क्योंकि मम्मा, इंसान उनके सामने अंधा होता है, वो इंसान को नज़र नहीं आते ना, इसलिए वो हमें कुछ भी नहीं कहते और ना ही किसी आदमजात को चिमटते हैं। बेटी, जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रही हो, ये इंसान को चिमट भी जाते हैं। तुम्हारी मम्मा ठीक बोल रही है, वो इंसानों को अज़ा देते हैं, वो खून में गर्दिश करते हैं। आरिफ ने भी बातों में हिस्सा लिया। मेरे कोलीग्स हैं, उनकी दादी को भी चिमटे हैं, तो क्या वो झूठ बोल रही हैं? बाबा, आपको कैसे पता कि वो सच बोल रहा है या झूठ? कौन सा उनकी दादी से मिले हैं? मिला हूँ तभी तो बोल रहा हूँ। उसकी दादी को उल्टी सीधी हरकतें
करते मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसकी दादी की आंखें उलट होते देखा है मैंने। उसकी दादी ने ताली बजाई तो एक बहुत ही बड़ा थाल फ्रूट से भरा हुआ मेरे सामने पेश हुआ। उसकी दादी ने जब वो फ्रूट से भरा थाल खाना शुरू किया तो वो थाल एक पल में ही ख़त्म हुआ। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था और तुम कहती हो चिमटते नहीं हैं। बाबा, मैं ज़्यादा तो जिन्नात के बारे में नहीं जानती, पर जिससे भी सुना है वो यही बताते हैं कि वो इंसानों को चिमटते नहीं हैं। अब मुझे ज़्यादा नहीं पता। अब इस बात को छोड़ें मम्मा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल सकता है? वो मुंह बसूरते हुए पेट पर हाथ रख कर मासूमियत से बोली। मैं तो जाने वाली नहीं हूँ किचन में, फ्रिज मौजूद है, जाकर कुछ खा लो, शबनम ने अपनी टांगें सीधी करते हुए कहा। ओके मम्मा। वो उठकर किचन की तरफ चल दी। मम्मा, मैं बर्गर बना रही हूँ, आप में से कोई खाएगा? वो किचन में से ही ऊंची आवाज़ में बोली। नहीं मेरी जान, आप खा लो, मैं और आपके बाबा सोने जा रहे हैं, आप खाकर सोने चली जाना। मम्मा, आज इतने जल्दी क्यों सो रही हैं, खैरियत तो है ना? उसने मसरूफ़ से अंदाज में पूछा। बस बेटी, आज कुछ थक गई हूँ और नींद भी बहुत आई है, इसलिए जल्दी सोने जा रही हूँ। अब बर्गर खाने के बाद किचन का दरवाज़ा लॉक करती जाना। वक्त पर सोना। ओके मम्मा, आप जाएं, सो जाएं, मैं भी खाना खाकर सोने चली जाऊंगी। उसने मेज़ पर बर्गर रखा, टमाटो केचप फ्रिज से निकालकर उसे भी मेज़ पर रखा, कुर्सी घसीटकर उस पर बैठते हुए बोली थी। शबनम भी किचन से निकलकर अपने कमरे में जा चुकी थी। चलें जी मम्मा, बाबा तो बर्गर नहीं खाते, अब मुझे अकेले में खाना पड़ेगा। उसने खुद कलामी करते हुए बर्गर से एक बाइट लिया। वाह, बर्गर तो टेस्टी बना है। उसने एक और बाइट लिया। मुझे भी खाना है। इसके बाद बिल्कुल कानों के पास किसी मर्दाना आवाज़ में ये कहा गया था। उसने चौंकते हुए सर उठाकर दाएं बाएं देखा, कोई भी नहीं था। उसने जहनी खलल समझते हुए सर को झटका। इसकी हैरत की इंतहा तो इस बात पर और भी उजागर हुई थी जब दूसरा बर्गर प्लेट में नज़र न आया था। अरे मेरा बर्गर कहाँ चला गया? उसने हैरानी से दाएं बाएं देखते हुए खुद कलामी में कहा था। उसका दिल थोड़ा सा खौफज़दा हुआ था। मुझे भूख कुछ ज़्यादा ही लगी थी, मैंने खुद ही खाया होगा। दूसरे ही पल वो खौफ से आज़ाद हुई। अगर चाय बना लेती तो मज़ा दुबाला हो जाता, उसने कुर्सी को पीछे करते हुए सोचा। फिर ऐसी सोच को अमली जामा पहनाते हुए वो खड़ी हुई। फिर उसने चूल्हे पर केटली रखी और जैसे ही पीछे मुड़ी, खौफ से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। दिल तो जैसे उछलकर हलक में आ गिरा हो। वो चीखना चाहती थी पर उसकी आवाज़ ने उसका साथ ना दिया। उसने दीवार का आसरा लिया। उसके बावजूद भी वो लड़खड़ाते हुए नीचे ज़मीन पर जा गिरी। सुबह जब उसे होश आया तो अपने कमरे में अपने बेड पर सो रही थी। उसका जहन अभी भी गनूदगी में डूबा हुआ था। वो रात वाला सारा मंजर भूल चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी आंखें खोली। होश में आने के साथ ही सबसे पहला एहसास सर के पिछले हिस्से में होने वाली शदीद तकलीफ़ का था। वो कराह उठी। तकिए से सर उठाकर उसने कमरे से बाहर देखने की कोशिश की थी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। उसने जैसे ही दरवाजे के पार देखने की कोशिश की, उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। सामने ही सोफे पर एक काले रंग की मोटी बिल्ली बैठी उसे घूर रही थी। उसने मम्मा को पुकारने की भरपूर कोशिश की पर नाकाम हो गई थी। उसकी आवाज़ ने उसका साथ न दिया। उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। उसने हाथ की मदद से उस बिल्ली को सोफे से दूर करने की कोशिश की। बिल्ली उसे घूरने लगी। डर की वजह से उसका बुरा हाल था। वो खौफ के मारे आंखें मेचे हुए थी। वो बिल्ली सोफे से उतरकर उसके पास बेड पर आ गिरी। उसके गिरने की आवाज़ से आमना ने अपनी बंद आंखें खोली। जैसे ही आमना ने अपनी आंखें खोली, अपने बेड पर एक बिल्ली को पाया। उसका खौफ के मारे पूरा वजूद लर्जने लगा था। टांगों में तो जैसे जान ही ना हो। वो सकते के आलम में बैठी उस बिल्ली को देख रही थी जो उसके कंबल के नीचे जाने की कोशिश कर रही थी। उसने सारी हिम्मत को यकजा करके वो बेड से छलांग लगाते हुए नीचे उतरी। कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही उसने दौड़ लगाई, पर उसके बाहर जाने से पहले ही आधा खुला दरवाज़ा एकदम अचानक से बंद हुआ था। उसने खौफ की शिद्दत को महसूस करते पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। जब अपने बेड पर बिल्ली को बैठा हुआ देखा
था। बिल्ली ने 2 टांगें बेड से नीचे लटकाई हुई थी, उसकी जानिब देख रही थी, बिल्कुल एक इंसान की तरह। वो सख्ते में खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसमें बोलने की बिल्कुल भी सख्त नहीं थी। दिल था मानो जैसे अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकलेगा। दिल इतना तेजी से धड़क रहा था, अब उसके पास उस वक्त कोई होता तो उसके दिल की धड़कन बआसानी सुन सकता था। उसका पूरा वजूद लर्जे की जद में कांप रहा था। वो चीखना चाहती थी पर उसकी आवाज़ उसका साथ ना दिया। यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। वो गले में तकलीफ महसूस कर रही थी कि कौन हो तुम। उसने अपनी पूरी तवानाई को सर्फ करते हुए बस इतना पूछा। उस काली बिल्ली की आंखें एकदम सुर्ख हुई थीं। आंखों की शुआएं पूरे कमरे में गर्दिश करने लगी थी। फिर अचानक एकदम लाइट बंद हो गई थी। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया था। हाथ को हाथ दिखाई ना दे रहा था। वो खौफजदा होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी कि अचानक उस बिल्ली ने उस पर छलांग लगाई। उसने फौरन उस बिल्ली को खुद से दूर फेंका। बिल्ली उछलकर बेड पर जा गिरी। तभी लाइट वापस आई। उसने अपनी नज़रें बेड पर डाली थी। जो मंजर उसने देखा तो उसका दिल धड़कना ही बंद हो गया था। बेड पर बिल्ली नहीं बल्कि एक लड़का बैठा उसे घूर रहा था। उसकी आंखों में चिंगारियां थीं। वो भड़कीले अंदाज में बेड से नीचे उतर रहा था। आमना ने खौफ से अपनी आंखें मींची थीं। तभी अचानक उसके दिमाग में अल्लाह के कलाम पाक का विर्द होने लगा। उसने दिमाग वाला विर्द अपनी ज़ुबान से अदा किया। आयतुल कुर्सी उसने थोड़ी ऊंची आवाज़ में अदा की। आयतुल कुर्सी की आवाज़ सुनते ही वो लड़का उससे कुछ दूर हटा था। उसने घबराते हुए कहा, बंद करो इसे, खामोश हो जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आवाज़ में बादलों की गड़गड़ाहट थी, अजदा जैसी फुंकार थी। उसके चारों तरफ एक आग का हालानुमा बना था। मैं खौफजदा होकर अपनी आंखें मेचे वो वर्द जारी रखा। मैं आयतुल कुर्सी बार बार दोहरा रही थी, जिसके पढ़ने से उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी। वो बार बार अपना पहलू बदल रहा था। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इसे बंद करो, नहीं तो अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तब ही मैंने फ़ौरन वो विर्द बंद कर दिया था। वो चलते हुए मेरे मुकाबिल आया। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था। मेरे दिल की धड़कन हद से भी ज़्यादा तेज़ थी। टांगों में तो जैसे जान ही ना रही हो। मैंने दीवार का आसरा लिखा था, क्या चाहती हो तुम, क्यों मेरे हाथों मरना चाहती हो। उसकी आंखें मेरे ऊपर टिकी हुई थीं। मैं खौफ के मारे थर थर कांप रही थी। सर्दी में भी मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मेरी नज़रें नीचे थी, उसके बावजूद उसकी आंखों की तप से ही अंदाज़ा हो रहा था। मेरे वजूद के आर पार उसकी आंखों की गर्म तपश महसूस हो रही थी। कि कौन हो तुम? मैंने अपनी सारी हिम्मत को यकजा करते हुए बड़ी ही दिक्कत से पूछा। तभी मेरा दरवाज़ा किसी ने नॉक किया। आमना बेटी, क्या हुआ तुझे? ये मेरी मम्मा की आवाज़ थी, जो कमरे से बाहर खड़ी पूछ रही थी। दरवाज़ा मत खोलना। इसकी गिड़गिड़ाहट मेरे कानों में पड़ी। मेरे दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए पल भर के लिए रुक गए थे। मैंने कुछ ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। मेरी मम्मा बाहर खड़ी है और तुम कह रही हो दरवाज़ा ना खोलूं? मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो अपनी बर्बादी की जिम्मेदार तुम खुद होगी, उसने तंबिया करने वाले अंदाज में कहा था। वो मुझसे काफ़ी फासले पर खड़ा था। मैं मौका पाते ही उस दरवाजे की जानिब बढ़ी ताकि दरवाज़ा खोल सकूं। मैंने जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोलनी चाही तभी उसके हाथ मेरे हाथों से टकरे। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो खुद तो वही खड़ा था, पर उसके बाजू लंबे होकर मेरे हाथों से टकरा रहे थे। इस वक्त मेरी जो हालत थी, अगर मैं लफ्ज़ों में बताना भी चाहूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं जो मेरा खौफ, मेरा डर और उसकी दहशत बयान कर सकें। मैंने एक ज़ोरदार चीख मारी और वहीं ढेर हो गई थी।